क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जरा देखेंगे, बहुत काम का सवाल है, अच्छा भी है क्वेश्चन, पढ़े जरा। फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर टू सॉइल, दो सॉइल थी, उनका डेटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। दो सैंपल है ए और बी। ये कहानी दी हुई है सैंपल ए के बारे में। ये कहानी दी हुई है आपको सैंपल ए के बारे में कि जो सैंपल ए है उसका वॉइड रेशियो 1 के बराबर है और उस सॉइल का टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, ये ए के बारे में दे दिया है। दिस इज फॉर सैंपल ए। इसके नीचे सैंपल बी के बारे में सैंपल बी की कहानी भी लिखी हुई है कि जो सैंपल बी है उसका वॉइड रेशियो 1.5 है और टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ये सैंपल बी की कहानी दे दी मुझे। ठीक है, इन दोनों सैंपल को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनको कॉम्पैक्ट कर दिया। भाई 1 मीटर क्यूब सैंपल ए का वॉल्यूम था और 1 मीटर क्यूब वॉज द वॉल्यूम ऑफ सैंपल बी, मतलब दोनों सॉइल सैंपल के वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम तो 2 मीटर क्यूब का हो जाएगा। यहां पे तो 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ, सर मिसप्रिंट है क्या? नहीं, मिसप्रिंट नहीं है। ये सवाल को पढ़िए। द टू सैंपल्स आर मिक्स्ड एंड कॉम्पैक्टेड। मैंने 1 मीटर क्यूब का सैंपल ए और 1 मीटर क्यूब के सैंपल बी को आपस में मिक्स किया और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। और जो नया सैंपल मुझे मिला ए प्लस बी को मिलाने के बाद, उस सैंपल का भी टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का है। तो पूछ रहा है द पोरोसिटी ऑफ दिस सॉइल विल बी। कौन सी सॉइल? इन दोनों को मिला के जो नई सॉइल बनी है उसकी पोरोसिटी कितनी है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। सैंपल ए जो था, सैंपल ए का वॉइड रेशियो 1 और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा था। ठीक है, सैंपल बी का वॉइड रेशियो 1.5 और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के बराबर दे रखा था। मैंने सैंपल ए और सैंपल बी को आपस में मिक्स कर दिया, तो जो नई सॉइल बनी, सपोज करिए वो सॉइल सी है, नाम दे दिया ऐसे। ए और बी को मिला के जो नई सॉइल मिली मुझे, वो सॉइल सी है। इस सॉइल सी का वॉल्यूम दे रहा है वो 1 मीटर क्यूब। क्योंकि ये सॉइल सी मिली है, इन दोनों को मिलाया तो है मैंने और मिलाने के बाद कॉम्पैक्ट भी कर दिया है, तो जो नई सॉइल मिली है सी, उसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब का है। तो इस सी का पोरोसिटी पूछ रहा है भैया वो। इस सैंपल सी की ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी ऑफ सैंपल सी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सैंपल ए की कहानी दे रखी है, सैंपल बी की कहानी दे रखी है, दोनों को मिलाया तो एक नई सॉइल मिली। इस नई सॉइल का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही है, क्योंकि ए प्लस बी जब मैंने मिलाया था ए और बी को, तो मिलाने के बाद कॉम्पैक्ट भी किया था, और तो ये नई सॉइल का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। इस नई सॉइल की पोरोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी सॉइल मैकेनिक्स में कभी कोई ऐसा सवाल आए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सॉइल को आपस में मिक्स किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। कभी भी कैसा भी सवाल आए और उसमें ऐसा कुछ लिखा मिले कि 2 सॉइल या 2 से ज्यादा सॉइल को आपस में मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद भले वो उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, करने दीजिएगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, इस सैंपल ए में जो टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का था, इस टोटल वॉल्यूम में सॉलिड्स भी रहे होंगे और एयर एंड वाटर भी रहा होगा। इस सैंपल बी में का जो टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का था, इस 1 मीटर क्यूब के टोटल वॉल्यूम में सॉलिड्स भी रहे होंगे, हवा भी रहा होगा, पानी भी रहा होगा, क्योंकि मेरी सॉइल 3 चीजों से मिलकर बनती थी। क्योंकि यहां पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि सॉइल सैचुरेटेड थी कि ड्राई थी, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी सॉइल 3 फेज सिस्टम में थी, उसके अंदर में एयर वाटर सॉलिड्स तीनों थे।
तो फिर कभी भी जब दो या दो से ज्यादा सॉइल को मिलाने वाली कोई सवाल आए तो एक बात याद करिएगा, मैंने सॉइल को उसके बाद कॉम्पैक्ट भी किया है। कॉम्पैक्शन के कारण क्या चेंज होता है सॉइल का? कॉम्पैक्शन के कारण सॉइल का क्या चेंज होता है? मन में जवाब दिया करिए जब भी मैं ऐसे में कोई क्वेश्चन पूछूं, बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव क्लास, तो आपकी तरफ से आंसर तो भी आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं कभी कोई सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो मन में उसका जवाब दोहराइया, मतलब रिपीट किया करिएगा उस सवाल को, कि अगर सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो सॉइल का क्या चेंज होगा। मन में जवाब आया होगा आपके, और जवाब क्या आएगा कि सर अगर सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं तो सॉइल का वॉल्यूम चेंज होता है। बिल्कुल सही आया आपका जवाब। अब जरा थोड़ा सा देखें कहानी, सॉरी थोड़ी सी कहानी देखें जरा। सॉइल का टोटल वॉल्यूम बनता था वीवी प्लस वीएस से, ये तो पढ़ा है हमने। अगर सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, सॉइल को कॉम्पैक्ट में कर रहा हूं तो सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, सॉलिड्स का वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना भैया, कुछ भी हो जाए सॉइल के साथ, सॉइल का वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई चेंज सॉइल के टोटल वॉल्यूम में आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा होगा? वॉइड्स के वॉल्यूम के कारण, क्योंकि सॉलिड्स के वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप ये तो याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो वापस से याद कर लीजिएगा ये बात, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले सवाल में मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव कराया था कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू वीएस। याद किया था हमने, ये अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। मुझसे क्या पूछ रहा है इस सवाल में, जरा गौर से देखें। इन दो सॉइल को आपस में मिला दिया मैंने, मिलाने के बाद कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करने के बाद मुझे जो नई सॉइल मिली उसका वॉल्यूम वापस से 1 मीटर क्यूब का है, तो मुझे उस नई सॉइल की पोरोसिटी बतानी है। ठीक है, बताएंगे अपन, जरा देखेंगे। सॉइल ए को उठाता हूं मैं सबसे पहले। मैंने सॉइल ए को उठाया, सॉइल ए का वॉइड रेशियो दे रखा है 1 का, और इस सॉइल का वॉल्यूम भी दे रखा है 1 मीटर क्यूब का। ठीक है, अब जरा देखेंगे ध्यान से। आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल ए एंड आई एम हैविंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दैट इज 1। क्या मैं यहां से सॉइल ए का सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ये फॉर्मूला। तो क्या मैं सॉइल ए का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल वॉल्यूम 1 है, इसका वॉइड रेशियो भी 1 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा सर 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन सॉइल ए। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब जरा यही बात सॉइल बी के लिए भी कर देते हैं। सॉइल बी का वॉइड रेशियो 1.5 है और टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1.5 होता है 2.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1/2। कैलकुलेटर ना चलाएं, कैलकुलेटर ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। 1/2 कितना होगा? इसको मैं 100/25 लिख सकता हूं, सॉरी 10/25, और 10/25 जहां तक मुझे पता है 0.4 होता है। ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स आ गया है सैंपल बी का, और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स आ गया है सैंपल ए का। बोलो, आंसर नहीं आया अभी आंसर पे नहीं पहुंचा हूं मैं। ये दो चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे कर ही क्या लेंगे, हम क्या ही कर लेंगे इससे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल के क्या फायदा मिलेगा मुझे? फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा जरा देखते हैं। जो नई सॉइल बनी है सैंपल ए प्लस सैंपल बी को मिला के जो सैंपल सी मुझे मिला है, इसका भी तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है।
तो सैंपल सी पे जरा गौर करिए। सैंपल सी का टोटल वॉल्यूम भी तो ये रहेगा, टोटल वॉल्यूम 1 है, इज इक्वल टू वीवी प्लस वीएस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सैंपल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सैंपल बी। भाई सॉलिड्स के साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना, अगर दो सॉइल आपस में मिल जा रही हैं तो उनके सॉलिड्स का वॉल्यूम तो ऐड ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है वो। आपने सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, मान रहा हूं मैं कि जो ये नई सॉइल मिली है सी सॉइल, वो कॉम्पैक्शन के कारण मिली है। ए और बी को मिलाने के बाद कॉम्पैक्ट किया तो सॉइल सी मिली है। तो भैया कॉम्पैक्शन के कारण तो सिर्फ हवा और पानी के वॉल्यूम में चेंज होता है, सॉलिड्स के वॉल्यूम में थोड़ी होता है। तो अगर दो सॉइल आपस में मिल रही हैं तो जो नई सॉइल बनेगी उस नई सॉइल के अंदर में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आएगा वो सॉइल ए और सॉइल बी के सॉलिड्स के वॉल्यूम के एडिशन के बराबर होगा। तो वही तो किया मैंने। टोटल वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वीवी प्लस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4, पिछली स्क्रीन पे निकाला था ये वैल्यू हमने। तो 1 इज इक्वल टू वीवी प्लस 0.9, तो वीवी आ गया 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1। ये सैंपल सी का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया है। मुझसे सैंपल सी की पोरोसिटी पूछ रहा था वो, मुझे पता है कि पोरोसिटी होता है वीवी अपॉन वी। तो भाई सैंपल सी के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आया है 0.1 का, सैंपल सी का टोटल वॉल्यूम है 1 का, तो पोरोसिटी हो गई 0.1 की। खत्म। बोलो भैया, पोरोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, 0.1 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। खत्म कहानी। बोलो भैया, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा बैठ रहा भैया, सी ऑप्शन, दैट इज 0.1। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फुल्ली सैचुरेटेड क्ले, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है भैया, सवाल में लिख दिया है फुल्ली सैचुरेटेड, बोले तो S इज इक्वल टू 1। पढ़ा करते थे बहुत पहले कि सॉइल अगर फुल्ली सैचुरेट होती है तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है। 100% बोले तो 1 के बराबर। हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 40%, वाटर कंटेंट ऑफ 40%। अब आया ना मजेदार वाली बात, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी इसने, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दी है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स नहीं दिया है इसने, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी है, जिसको मैंने एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना था। याद करिए वो दिन जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम की चीज पढ़ा करते थे, तो मैंने आपको वहां पर दो तरीके की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स, जिसको मैं G या GS से डिनोट करता था, और दूसरी मैंने आपको बताई थी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं GM से डिनोट करता था, और इस GM की वैल्यू दे रखी है 1.85 के बराबर। तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स बताओ, मींस यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G। आपको G की वैल्यू पूछ ली उसने, ठीक है। अब जरा कहानी याद करो, जब मैंने आपको ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो अब याद कर लीजिएगा। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉज इक्वल टू गामा अपॉन गामा डब्ल्यू, कब, जब सॉइल आपकी पार्शियली सैचुरेट होती थी, जब आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो GM की वैल्यू मैंने आपको गामा अपॉन गामा डब्ल्यू लिखाई थी। इसी GM की वैल्यू मैंने आपको गामा D अपॉन गामा डब्ल्यू लिखाई थी, कब, जब सॉइल ड्राई होगी, और जब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेट है तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको ये लिखाई थी फॉर सैचुरेटेड सॉइल। ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखाए थे,
दिमाग पे जोर डाल के उन पुरानी कहानियों को याद करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर सवाल में बोल रहा है फुल्ली सैचुरेटेड क्ले, क्ले बोले तो सॉइल ही तो है। तो इस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? इन तीन में से क्या आपको नहीं लगता कि सर जो फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा वो ये वाला रहेगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोल रहा है। यहीं पर अगर वो फुल्ली सैचुरेटेड की जगह पे ड्राई सॉइल बोल देता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। इसी क्वेश्चन में अगर वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोल देता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो अभी फिलहाल में मेरी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा। जीएम की वैल्यू आपको 1.85 के बराबर दे रखी है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स पूछ रहा है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखेंगे जीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे सवाल में। जीएम की वैल्यू दे रखी है 1.85 के बराबर। ठीक है, सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड है, वाटर कंटेंट आपका 40% है, दैट इज 0.4 के बराबर। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स पूछा था। क्योंकि सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड है तो जीएम का फॉर्मूला मैंने लगाया गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू। जीएम की वैल्यू दे रखी है मुझे 1.85। ठीक है, 1.85 इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डब्ल्यू 1 मान लेता हूं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चला लेते हैं ना कहानी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। यहां पे ऐसा थोड़ी कुछ वो बोल रहा है कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है या केजी पर मीटर क्यूब में है। भाई सवाल को आसान बनाना है ना मुझे, तो मैं गामा डब्ल्यू को 1 ग्राम पर सीसी मान लेता हूं। तो यहां से गामा सैचुरेटेड कितना मिल जाएगा मुझे? 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये गामा सैचुरेटेड मिल गया। अब याद करो, क्या याद करना है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। याद है? गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब आप बोलोगे सर इसमें ई तो दिया ही नहीं कहीं भी सवाल में, नहीं दिया ना, ठीक है, ये तो पता है मुझे, ई एस बराबर डब्ल्यू जी। तो ई इंटू 1 इज इक्वल टू 0.4 क्योंकि वाटर कंटेंट 40% का है, इंटू जी। तो ई की वैल्यू आ गई 0.4 जी के बराबर। ये ई की वैल्यू उठा के यहां पर पुटअप कर देता हूं मैं। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू मेरे पास है, गामा डब्ल्यू मुझे पता होता है, तो सब तो पता है, सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। कर लेते हैं सॉल्व, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब तो क्लियर हो गया भैया। गामा सैचुरेटेड की जगह रखा 1.85 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू बोले तो 1 इंटू जी प्लस ई, ई की जगह रखा 0.4 जी अपॉन 1 प्लस ई की जगह रखा 0.4 जी। खत्म। 1.85 इज इक्वल टू जी प्लस 0.4 जी हो गया 1.4 जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 जी। इसको मत ऐड कर देना। अब अगला स्टेप ये बन जाएगा 1.85 इंटू 1 प्लस 0.4 जी इज इक्वल टू 1.4 जी, ब्रैकेट ओपन करके। तो 1.85 प्लस 1.85 इंटू 0.4, ये तो करना पड़ेगा, इतना दिमाग कौन लगाए। तो 1.85 इंटू 0.4 0.74 जी इज इक्वल टू 1.4 जी। तो 1.85 इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.74 जी। तो 1.85 इज इक्वल टू 0.66 जी। तो जी इज इक्वल टू 1.85 अपॉन 0.66, 1.85 डिवाइडेड बाय 0.66, ये आ रहा है 2.803। दिस इज योर आंसर।
बोले भैया कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन लंबे हैं, मान रहा हूं इस बात को, लेकिन ये सवाल भी गेट का है और 2 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर के लिए इतना कैलकुलेशन तो बनता है यार। बोले भाई इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो द करेक्ट आंसर विल बी 2.803 2.803 2.803 मिला मुझे सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25 आपका। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 सॉइल सैंपल्स ईच ऑफ 1 kg वेट। 2 सॉइल सैंपल हैं, नाम दे देंगे सैंपल को, ए और बी है मान लीजिए। 2 सैंपल है, दोनों का वेट 1 kg है एंड हैविंग अ वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड 80%। सैंपल ए, चलो लिख लेते हैं ना यहां पे, 2 सैंपल हैं तो ए और बी नाम दे देते हैं। सैंपल ए का वेट, उसको WA कह दूं, या चलो एक काम करते हैं, ये ABCD लंबा लंबा दिखता है। सैंपल 1 की बात करते हैं, 1 और 2 नाम दे देते हैं। सैंपल 1 का टोटल वेट W1 1 kg है एंड हैविंग अ वाटर कंटेंट ऑफ 50%। सैंपल 2 जो है इसका वेट भी 1 kg है और इसका वाटर कंटेंट 80%। आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों को मिक्स कर दिया भैया आपस में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा वो कि मिक्स करने के बाद सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं पर। सिर्फ आपने इन दोनों सॉइल को आपस में मिक्स कर दिया है, ठीक है, कर दिया। व्हाट इज द रिजल्टिंग एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल? मैंने सैंपल 1 प्लस सैंपल 2 को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मुझे मिला सैंपल 3। कॉम्पैक्ट नहीं किया है, सवाल पढ़िए ध्यान से। इस पूरे सवाल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोनों सैंपल को मिक्स करके कॉम्पैक्ट किया गया है, जो कि 1 या 2 क्वेश्चन पहले एक सवाल में हमने ऐसा किया था। तो पूछ रहा है कि ये जो नया सैंपल आपको मिला सैंपल 3, इस सैंपल 3 का वाटर कंटेंट कितना होगा? सैंपल 1 का वाटर कंटेंट 50% था, सैंपल 2 का वाटर कंटेंट 80% था। इन दोनों को मिक्स करने पे जो नया सैंपल मिला उसका वाटर कंटेंट कितना होगा? कृपया यहां पर ऐसा करने का कोशिश मत करिएगा कि सर इसका 50 है, इसका 80 है, एवरेज पूछा है तो करता हूं सर एक काम में 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 कर देता हूं सर, एवरेज तो यही होता है। तो ऐसा मत करिएगा, है ना, वो मैथ्स का एवरेज होता है। मैथ्स में जब हमको एवरेज निकालना होता है, गणित में जब हमको एवरेज निकालना होता है तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कर देते हैं, वो मत कर दीजिएगा यहाँ पे। ये तो पता चले बोले हैं सर यही तो सवाल है, 50 दे रखा, 80 दे रखा, एवरेज पूछा है, 50 प्लस 80 किया 130 हो गया, 130 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एवरेज पूछा था ना सर, तो 130 बटा 2 कितना हो गया सर? 65 हो गया। और यहाँ पर बी ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, खुश होके बाहर निकलेंगे कि यार क्या क्वेश्चन पूछा था। गेट वाले 2 नंबर में इतना फुद्दू टाइप का सवाल पूछते हैं, एवरेज पूछ लिया था। तो मैंने तो सर क्या किया, 50 प्लस 80 130 होता है, 2 से भाग दे दिया, 65 आ गया। और सर बी ऑप्शन 65 दिख रहा था मुझे, लगा के आ गया मैं। सर 2 नंबर तो मेरे आ गए, नहीं आए, 2 नंबर तो गए, उसके साथ 2/3 मतलब 0.66 मार्क्स नेगेटिव में और चला गया आपके। तो ऐसा हरकत मत करके आइएगा, ठीक है। गेट वाले हैं, 2 नंबर का सवाल दिया तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा उन्होंने। क्या दिमाग लगाया देखते हैं। तो सैंपल 1 के बारे में जरा कहानी देखें। सबसे पहले मैं लेता हूं मेरे सैंपल 1 को। सैंपल 1 का वेट 1 kg है, ये W1 कह दिया था मैंने। इसका वाटर कंटेंट 50% का है, 50% बोले तो 0.5 होता है। ये जो सैंपल 1 का वेट रहा होगा W1, क्या मैं इस W1 को वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स लिख दूं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी भी सॉइल का वेट उसके वाटर के वेट और सॉलिड के वेट के बराबर होता है। तो वाटर टोटल वेट ऑफ द सैंपल 1 है, केजी में चल रहा तो 1 है। वेट ऑफ द वाटर को कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ द वाटर को मैं वेट ऑफ द सॉलिड्स के रूप में कैसे लिख सकता हूं? तो आपने कहा कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वाटर कंटेंट का,
जो कि होता था वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। क्योंकि मुझे सॉइल का वाटर कंटेंट दे रखा है तो वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स में ऐसा लिख सकता हूं, तो वेट ऑफ द वाटर आ जाएगा 0.5 टाइम्स वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर। तो मैंने वही काम किया, 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर को लिख दिया 0.5 WS1 प्लस WS1, तो 1 इज इक्वल टू 1.5 WS1, तो WS1 आ गया 1 अपॉन 1.5। 1 अपॉन 1.5 को सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो ये हो रहा 1 अपॉन 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो डिनोमिनेटर में 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर? ये वेट ऑफ द सॉलिड्स आ गया सैंपल 1 का। वेट ऑफ द वाटर ऑफ सैंपल 1 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, वेट ऑफ द वाटर ऑफ सैंपल 1 मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने बोला WW1 विल बी इक्वल टू, तो WW1 आ गया मेरे पास 0.5 इंटू 2/3। इसको भी पूरा सिंप्लीफाई मत करिएगा, 0.5 मतलब 1/2 होता है। देखिए कुछ कैलकुलेशन ऐसी आसान हो जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। वेट ऑफ द वाटर ऑफ सैंपल 1 इज 1/3 kg एंड वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 1 इज 2/3 kg। ये सैंपल 1 के लिए किया मैंने, यही काम मैं सैंपल 2 के लिए भी कर सकता हूं। बोलो भाई, जो काम मैंने सैंपल 1 के लिए किया, क्या मैं वही काम सैंपल 2 के लिए कर दूं? कर लेते हैं, सैंपल 2 के लिए ये काम करके देखते हैं क्या होगा। सैंपल 2 को लीजिए, सैंपल 2 का टोटल वेट बनेगा सैंपल 2 के पानी के वेट प्लस सैंपल 2 के सॉलिड के वेट के बराबर। सैंपल 2 का टोटल वेट 1 kg इज इक्वल टू, सैंपल 2 के पानी के वेट के लिए वही कहानी करूं, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स। वाटर कंटेंट कितना दे रखा था इनका? 80% का, तो 80% मतलब 0.8 इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो वेट ऑफ द वाटर मेरे पास आ जाएगा 0.8 टाइम्स वेट ऑफ द सॉलिड्स। पुटअप कर दूं तो WW2 हो जाएगा 0.8 वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स, तो 1 इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो वेट ऑफ द सॉलिड्स यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 1.8, 1 डिवाइडेड बाय 1.8, 0.55, 0.555 kg। ये WS2 दैट इज वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 2 आया। यहां से मैं वेट ऑफ द वाटर निकाल सकता हूं सैंपल 2 का, दैट इज 0.8 इंटू वेट ऑफ द सॉलिड्स इंटू 0.8 कर दिया, तो ये आ गया 0.44444। बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर? चलिए ये काम हो गया ना, बस यही एक थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था इस सवाल में। अब चीजें थोड़ी सी आसान रहेंगी। अब बोलोगे सर अब भी बचा है कुछ, तो बिल्कुल बचा है इस सवाल को। देखें, जो 1+2 करके मैंने नया सैंपल बनाया, सैंपल 3, इसका ही तो वाटर कंटेंट पूछ रहा है वो। तो इस सैंपल 3 का वाटर कंटेंट क्या होगा? वेट ऑफ द वाटर ऑफ सैंपल 3 अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 2, वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 3। भाई वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स बनता है वाटर कंटेंट, क्योंकि सैंपल 3 का पूछ रहा है, इसलिए मैंने वेट ऑफ द वाटर ऑफ सैंपल 3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 3 कर दिया। सैंपल 3 में पानी कितना आया होगा? भाई 2 सॉइल को मिलाया है ना, तो सैंपल 3 का पानी क्या आपको नहीं लगता ये रहा होगा? और सैंपल 3 का सॉलिड्स ये रहा होगा, क्योंकि सॉइल को मैंने अभी कुछ किया थोड़ी है ना, सॉइल से पानी बाहर गया है ना सॉइल में एक्स्ट्रा पानी आया है, 2 सॉइल को आपस में मिलाया ही तो है मैंने बस। तो भाई जो 2 सॉइल को मिलाने के बाद तीसरी सॉइल बनी है, इस तीसरी सॉइल में जो पानी का वेट होगा वो दोनों सॉइल के पानी के वेट के बराबर होगा, और दोनों तीसरी सॉइल में जो सॉलिड का वेट होगा वो दोनों सॉइल के सॉलिड के वेट के एडिशन के बराबर होगा।
तो पहले सॉइल के पानी का वेट और दूसरे सॉइल के पानी का वेट की वैल्यू मेरे पास है। आप चाहे तो यहां पे देख लें, पहले सॉइल का पानी का वेट ये था 1/3 और पहले सॉइल के सॉलिड का वेट था 2/3। दूसरे सॉइल के पानी का वेट 0.444 और दूसरे सॉइल के सॉलिड का वेट 0.555। सब कुछ तो मेरे पास है, सिर्फ वैल्यू ही तो डालनी है यहां पे। WW1 1/3 बोले तो 0.333 प्लस WW2 कितना था 0.444 अपॉन WS1 वेट ऑफ द सॉलिड्स 2/3 आया था, 2/3 मतलब 0.666, वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ सैंपल 2 0.555, बस खत्म। 0.333 प्लस 0.444 777 कितना हो गया 0.777 डिवाइडेड बाय 0.666 प्लस 0.555 1.221। इसको निकाल लो भैया into 0.777 that is 0.636 that is 63.6%. This is your answer. बोलो भाई, क्लियर? आसान सा सवाल, छोटा छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट तो वही यूज हो रहे हैं ना जो हम पढ़ते आए थे। ऐसा तो कुछ नई बात मैंने नहीं बताई आपको यहां पर कि कुछ नया ही कंसेप्ट यूज कर लिया हो हमने। कंसेप्ट वही यूज कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, लेकिन उन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, वो यहां पर हम सीख रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप इस तरीके के सॉल्व करते रहेंगे, आपके दिमाग के कंसेप्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स को लेकर, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी होते जाएंगे। तो आई होप ये सवाल क्लियर। द करेक्ट आंसर है 63.66। देखिए ऑप्शन वाला सवाल था कि क्या था, 63.66 बोल रहा है, तो भैया क्या गया ए ऑप्शन। तो 65 नहीं होगा, समझ में आ गया ना कि 80 प्लस 50 बटा 2 कर दिया 65 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इतना लंबा चौड़ा सवाल था ये। तो 63.6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।